लिखा है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के इतने वर्ष बाद, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के इतने वर्ष बाद तो ये क्लियरेंस मिलता है। दूसरा चीज है कि लिखा जाता है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उपरांत 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया। तो कलिंग का युद्ध का वर्णन ये तय है 261 में है बीसी, तो उससे वो 9वां वर्ष है उसके राज्याभिषेक का, यानी 8वें वर्ष के उपरांत। तो इसका मतलब 269 बीसी ठहरता है। जबकि आपने देखा 273 में वो राजा बन चुका है, पर अपना विधिवत राज्य अभिषेक नहीं करता। वो डिक्लेयर करता है आई एम द किंग, और अपने इस डिक्लेरेशन को मेंटेन करने के लिए फाइट करता है और अपने 99 भाइयों का कत्लेआम करके अंत राजगद्दी प्राप्त करता है। अब उसका कोई दुश्मन नहीं है, तब जाके विधिवत राज्य अभिषेक करता है। आप कहेंगे ये कैसे? बिल्कुल ये वैसे ही जैसे, याद है आप लोगों को? पता नहीं, आपने देखा होगा एक स्टीमर एक्ट आया था जिसके तहत अमेरिका में जो इंग्लिश मैन थे या वहां के जो ओरिजिनल थे, और इंग्लैंड का एक बड़ा पार्ट पे इंग्लैंड का कब्जा था, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने पहले स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया अमेरिका के उस प्रांत पे जो इंग्लैंड के कब्जे में था, और इंग्लैंड के हजारों हजार लोग जाके बसे थे, गोरे लोग। तो वो तो इंग्लिश ही हैं, बस भले गए अपने एक उपनिवेश में, लेकिन है तो इंग्लिश। और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया। इसने कहा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। पहले हम गोरे जो अमेरिका में बसे हैं, जो ऑलरेडी ब्रिटिश का एक कॉलोनी है, यहां से भी एक एमपी बनाओ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमारे प्रतिनिधि बनाओ, फिर कर लगाओ, हम देंगे टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी देंगे। समझ में आई बात? तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इफ यू आर नो रिप्रेजेंटेटिव देन नो टैक्सेस। द फर्स्ट टाइम दैट वाज द अराइज दिस स्लोगन इन अमेरिका बाय इंग्लिश अमेरिकन पीपल अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीज ब्रिटिशर्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? हम पे कर लगाने का अधिकार हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का है, कोई और नहीं, वरना वो रंगदारी टैक्स होगा। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं। फिर उसने इसको पीछे ले लिया और स्टीमर एक्ट लगा दिया कि जो अमेरिकन इंग्लिश या अमेरिकन लोग हैं वो ब्रिटेन की जहाज में ही आयात निर्यात करेंगे कोई भी माल का, अन्य देशों का जहाज नहीं लेंगे। और ये लोग मोस्टली फ्रांस के जहाज से आयात निर्यात करते। ये बात खल गई, इसके में वो अगेंस्ट हो गए। अब बॉस्टन नाम के बंदरगाह पे चाय पत्ती से भरी पेटियां लद करके आई और कुली लोगों को बुलाया कि उतारो। कुली लोग स्ट्राइक पे थे, स्टीमर एक्ट को लेके स्ट्राइक पे थे, और जब जबरदस्ती का उतारो तो बोस्टन बंदरगाह आपके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे है, अटलांटिक महासागर में। वहां पर इन लोगों ने चाय पत्ती की पेटियां जहाज से उतार उतार के समंदर में वहीं फेंकने लगा। इस पे गोलियां चली और 10-20 लोग मर गए। बॉस्टन टी पार्टी की घटना कहलाती है ये, 1774। अब जाकर के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस होता है जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में, और कहता है कि मैं आजाद हूं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन इकट्ठे होते हैं, इंग्लिशमैन, कहते हैं आई एम गेट फ्री, मैं आजाद हूं, अब ब्रिटेन का कुछ नहीं हमारे ऊपर है, मैं आजाद देश हूं। अपनी इस आजादी को मेंटेन करने के लिए अब युद्ध छेड़ चुका है। ये 83 तक चलेगा। 86 में संविधान लिखा जाएगा, 89 में फाइनली संविधान लागू हो जाएगा, कुछ पार्ट 86 में 87 में लागू हो जाएगा। दैट इज द वे। तो सेम फिलॉसफी यू हैव टू अप्लाई हेयर कि ये अपने को डिक्लेयर पहले कर दिया है 273 में। बाप जो है मरणासन स्थिति में बीमार पड़ा हुआ है, ये अपने हाथ में ले लिया है, और अब इसी चीज को भारत में लागू करिए। उस वक्त मिडेवल इंडिया, औरंगजेब, शाहजहां ने डिक्लेयर किया कि दारा शिकोह होगा। ये चैलेंज कर दिया औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने सीधा चैलेंज कर दिया। और आपको भी मालूम है, आगरा आकर के रशद पानी का लाइन वाइन काट काट के और आगरा के किले को घेर लिया। फादर ने सरेंडर कर दिया और दारा शिकोह को देवराय के युद्ध में देवा रे देवा, मतलब फाइनल समाप्त कर दिया गया, और उसके सिर को भाला में घोंप के हाथी पर बैठा के उसकी लाश को जो है पूरा का पूरा घुमाया गया था, डर भय पैदा करने के लिए। और इस तरह से अपना पहला राज्याभिषेक औरंगजेब ने 58 58 में कहां करवाया? आपको भी मालूम है,
सॉरी 1658 में कहाँ करवाया? आगरा में। और 1659 में कहाँ करवाया? 2 राजधानी थी, दूसरा दिल्ली में। तो उसके 2 राज्याभिषेक है। तो विधिवत राज्याभिषेक उसका भी बाद में हुआ, डिक्लेयर तो कर दिया, आई एम द किंग। द सेम थ्योरी यू हैव टू बी अप्लाइड, एंड आई वुड लाइक टू बी से दैट इज द 10 थिंग्स इज वेरी सिमिलर एज ए कैरेक्टर ऑफ अशोका द ग्रेट एंड औरंगजेब। ये भी बड़ा बेटा नहीं था, वो भी बड़ा बेटा नहीं था। दोनों राजाओं ने अपने बड़े बेटे को डिक्लेयर किया था उत्तराधिकारी, और ये दोनों चैलेंज किया। सुसीम किसी काम का नहीं था, दारा शिको भी राजनीति के तौर पर एक जांबाज के तौर पर किसी काम का नहीं था। सारे चैलेंजेस अशोका लेता था, चाहे वो 2 बार का तक्षशिला का विद्रोह दबाना हो, या फिर कलिंग की तरफ का हो, या कहीं भी यातना शिविर चलाना हो राधागुप्त के साथ। सारे के सारे जोखिम ये उठाता था। तलवारों के घाव इसके सीने पे था, अशोक के सीने पे। मतलब सारे चैलेंजेस मैं देखूं और राजा कोई और हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। यही चीज था, औरंगजेब भी सारे युद्ध लड़ रहा है, दारा शिको किसी काम का नहीं। हां विद्वान था, वो अलग बात है, किसी काम का नहीं। तो रिस्क मैं लूं, बदनाम मैं हूं, चंडाशोक मैं हूं, औरंगजेब मैं हूं, और आप सत्ता देंगे किसी और को, तो चैलेंज तो करेगा। और ताकतवर है, और योद्धाओं के साथ ज्यादा लोग रहते हैं। हम शरीफ आदमी है, 4 लोग भी नहीं जाएंगे मेरे साथ चुनाव में। और अगर हम गुंडे टाइप के आदमी हैं, जिसको कहते हैं आजकल बाहुबली, तो देखिएगा लाखों की फौज हमारे साथ चलेगी। दिस इज द रियलिटी। क्यों? लोगों को सबसे ज्यादा भक्ति नहीं पसंद है, डर भक्ति बहुत पसंद है। तो दैट वॉज द रीजन। उसने भी अपने बीमार पिता को एक तरह से कैद ही रखा, क्योंकि उतना जानकारी नहीं, लेकिन वही तो था। ये भी अपने बीमार पिता को कैद रखा, और जो 1686 में जाके शाहजहां मरेगा। सो नंबर ऑफ थिंग्स। अब आइए नंबर ऑफ थिंग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आप जानते हैं, अशोक ने भी प्रेम विवाह किया था जब वो उज्जैन का गवर्नर था, श्रीदेवी नाम की स्त्री से, जो एक बौद्ध कन्या थी जी। और उसे 2 संतान हुए, महेंद्र और संघमित्रा। आइए, औरंगजेब भी जब साउथ इंडिया का गवर्नर था, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम संभाजी नगर हो गया, औरंगाबाद में गवर्नर था, वही हेडक्वार्टर था साउथ इंडिया का, प्रोविंस का। तो उसने भी एक सिया समुदाय की लड़की से, जो ईरानी मूल की थी, शादी किया था, जिसका नाम क्या था? रबिया दौरानी, जिसे उसने टाइटल दिया बाद में चल करके। ठीक है, तो याद रखिएगा रबिया दौरानी। और याद रखिएगा उससे भी उसको एक बेटी होती है, जिनत उल निशा जी। यहां भी एक संघमित्रा बेटी होती है। तो दोनों प्यार करता है, गवर्नरशिप के समय में ही दोनों शादी करता है, प्रेम विवाह, दोनों की बेटियां होती हैं, दोनों चैलेंज करता है बाप को, गद्दी छीनता है और अपने भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठता है। दैट इज द सिमिलैरिटीज, 10 थिंग्स। तो ये सिमिलैरिटीज हैं। ऐसे एक बीजेपी के एमएलसी हैं जो थोड़ा बहुत इतिहास की किताबें भी लिखते हैं, और वो बिहार में उन्होंने इस किताब में इन दोनों की सिमिलैरिटीज दी। जनाब सो कॉज नोटिस बीजेपी की तरफ से चला गया कि ये क्या लिख रहे हैं, यानी आप अशोक के नाम पर हम सत्ता हासिल करते हैं और आप उसकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, तो हिंदू हिंदू का कार्ड हम कैसे खेलेंगे? और वो भी बिहार की बात है, और बिहार में आप बैठ के आप ये काम कर रहे हैं। हाउ इट पॉसिबल टू? मुश्किल हो जाएगी, स्टॉप इट। तो उसके बाद को दबा दिया गया, पब्लिकलाइज नहीं किया गया। बट मैं वो जब कह रहे हैं, वो 4 साल पहले ये किताब लिखी थी, तो उन्होंने कहा था मैं बेटा 24 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और 24 साल से मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन क्लासरूम में कह रहा हूं, मैं कोई यूट्यूब पे नहीं कह रहा हूं, मैं क्लासरूम में ये बात कहता हूं। देयर आर नंबर्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन अशोका द ग्रेट कॉल्ड चंडाशोक, औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट। दिस इज द रियलिटी। टाइम इज अप, इसके साथ ही मैं बात खत्म कर रहा हूं। टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। एनीथिंग वांट टू बी आस्क्ड? क्या कुछ कहना है किसी को? तो आफ्टर 10 minutes break we will start political class. Okay, bye.